नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, कल हमने मध्यकाल का प्रारंभिक और प्राचीन भारत के बिल्कुल उत्तरार्ध काल के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर मुस्लिम आक्रमण होते हैं, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है और पृथ्वीराज और उसके बीच में संघर्ष होता है। यहाँ एक देखा जाए, चाहे चंद्रावर का युद्ध हुआ हो 94 में, 1194 में, चाहे तराइन का युद्ध हुआ, चाहे गुजरात के साथ युद्ध हुआ हो, ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ हो, इन सबों में राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा और मोहम्मद गोरी की विजय हो गई। 1206 में मोहम्मद गोरी जब वापस लौट रहा था तो खोपरों का उसके साथ में संघर्ष हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए 3 यालदोज कोबाचा और इल्तुतमिश रहे और यालदोज कोबाचा और ऐबक रहे और ऐबक भारतीय भूभाग का उसका साम्राज्य बना और यहीं से मध्यकाल का इतिहास प्रारंभ होता है। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न हमारे सामने आ जाता है जो प्राचीन भारत का अंतिम अध्याय है, और हम मानते हैं कि महमूद गजनवी के समय में 3 लेखक भी आए थे, अलबुनी, उद्बी और फिरदौसी। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जयनक पृथ्वीराज विजय लिखी, ये सब जानने के स्रोत हैं। लेकिन यहाँ एक जो हम बात कर रहे हैं जिस विषय की, कि तुर्कों का जो आक्रमण हुआ ये मध्य एशिया से, वहाँ से वे निष्कासित हुए हों, चाहे उनके साम्राज्यवाद की भावना हुई हो, चाहे वो इस्लाम धर्म को प्रसार प्रचार करने के लिए भारत पर आए हों, मंदिरों में अपार धन संपदा थी उसको लूटने के लिए आए हों, भारत में हिंदू सत्ता को समाप्त करने के लिए आए हों, स्वयं की महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने के लिए आए हों, भारत में स्थायी राज्य स्थापित करना या नहीं करना उसके संकल्प में आए हों। यह एक बात सामने आती है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि तुर्कों को सफलता का सामना करना हुआ और हम असफल हो गए। देखिए, पहला तो सीधी सी बात रहती कि राजनीतिक परिस्थितियाँ उनके अनुकूल थी। हम मजबूत थे। हिंदूशाही राज्य ले लीजिए, चाहे चौहान वंश ले लीजिए, चाहे चंद्रावंश ले लीजिए, चाहे ग्वालियर का ले लीजिए, चाहे गुजरात ले लीजिए, मालवा ले लीजिए, इन सब में हिंदूशाही राजा रहा। लेकिन किसी भी 2 राज्यों में आपसी भले ही संबंध हो सकते हैं, वैवाहिक संबंध, लेकिन राजनीतिक संबंध या कूटनीतिक संबंध या सैनिक संबंध ऐसे नहीं थे। कहीं से भी ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता था कि 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें से किसी एक पर भी अगर बाहरी आक्रमण या विदेशी शक्ति आक्रमण करेगा तो वह दूसरा राज्य उसे अपना शत्रु समझेगा। ऐसी स्थिति कहीं से भी दृष्टिगोचर नहीं होती थी और ऐसा संदेश तात्कालिक राजनीतिक वातावरण में कहीं पे भी नहीं था, और इस बात को मोहम्मद गोरी समझता था। मंदिरों में अपार धन संपदा थी जिसकी कोई भी नहीं थी, और इसी कारण से हम देखते हैं कि महमूद गजनवी के जो 17 आक्रमण हुए उसमें से 11 आक्रमण मंदिरों पर हैं, जहाँ उसको धन संपदा मिल जाती है, नरसंहार करने का अवसर मिल जाता है। लेकिन भारत के संबंध में बात करें तो उन संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो उस क्षेत्र के आने वाले राजा ने की थी, या सामूहिक रूप से इस प्रकार का कोई एक संगठन या समाज निर्माण किया हो सका उस समय जो इनकी सुविधा प्रदान करता हो। विश्व स्तर के मंदिर थे, ये अपार धन संपदा थी उनके पास। तीसरा, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार की बात हुई और जब कभी भी उनके साथ में युद्ध हुआ तो उन्होंने स्वतः ही हिंदुओं को अपना बिल्कुल प्रतिवादी माना, कट्टर शत्रु माना, और इस कारण से हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध जो भी युद्ध हुआ उसको जिहाद का नारा दे दिया गया। यानी कुरान ऐसा कहता है, ऐसा एक आभास कराया गया, जबकि इस प्रकार का सत्यता नहीं थी। लेकिन युद्ध में चूंकि भावनाओं को उग्र करना था, युद्ध को सफलताओं के नज़दीक ले जाना था, इसलिए ये कहा गया। दूसरी तरफ ये ऐसी इस प्रकार की कोई भावनाएं भारतीय राजाओं में या हिंदू शाही राजाओं में पनप सके या आम जनता में पनप सके, सैनिकों का बल बदल सके, इस प्रकार के संदेश का अभाव था। बात आगे की किया जाए, राजनीतिक कूट, ये सब चीज़ें, सैनिक व्यूह रचना, चूंकि मध्य एशिया से आए थे और विभिन्न प्रांतों को उन्होंने क्रॉस किया था, तो कहीं ना कहीं पर उनको हर जगह पर एक नवीन सैनिक व्यूह रचना मिलती थी, नवीन भौगोलिक वातावरण मिलता था, एक अदम्य साहस निर्माण करने का, सृजित करने का अवसर मिलता था, और उन्होंने इस अवसर को छोड़ा नहीं। खैबर और बोलन के गद्दरों को पार करना
झेलम और उसके चिनाब नदियों के पास में, उनकी अपार सफलता होती है। यहाँ पर एक विशेषता थी कि जो जिस राज्य का था वो उस राज्य के सैनिक, उस राज्य के भूभाग, उसकी पौलों स्थिति, उसके पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र, उन पर ही युद्ध करने के लिए अभ्यासरत थे, क्योंकि यहाँ आगे होकर किसी न किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया था। तो शत्रु पक्ष की भौगोलिक स्थिति क्या है, उनका रहन सहन, खान पान, सामाजिक क्या है, उनका कूटनीतिक व्यूह रचना की तरह इस प्रकार की जानकारी नहीं थी। स्थानीय जो मुस्लिम यहाँ थे, कोई भी, चाहे महमूद गजनवी के बाद रुके हो जाएंगे, उनमें भी स्थानीय लोगों ने यहाँ पर कोई इस प्रकार का साथ नहीं दिया। सीमांत प्रदेश हमारे कमज़ोर निकले, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती सीमा है, इसलिए जब सीमांत प्रदेश कमज़ोर निकले तो वहाँ पर आसानी से आक्रमण हो गया और भारत पड़ गया। तत्कालीन समय में एक बहुत शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान, कूटनीति का भाव था, वीरता भरपूर थी, आवाज़ पर तीर चलाते थे, धनुष पे थे, सब कुछ था, लेकिन राजा के लिए, सफलता के लिए जो एक कूटनीति होती है, चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राजनीति लिखी भी है, साम दाम दंड भेद, उस प्रकार की नीति का उनमें सर था, अभाव था। और दूसरी ओर गौरी को और हमने पढ़ा भी है कि गौरी ने किस प्रकार से संदेश जो है गलत दिया कि वह संधि करना चाहता है, और उसके बाद में आक्रमण कर दिया और पृथ्वीराज को लिया। 91 में 1191 में पृथ्वीराज ने भागते हुए गौरी को पकड़ा नहीं। याद रखिए, युद्ध, खेल और राजनीति में प्रतिद्वंदी ही होता है। यदि आपने उसके साथ में किसी प्रकार का समझौता किया तो ये ध्यान रखिए कि आप उसको लाभ की थाली परोस रहे हैं। ऐसा ही हुआ, भागते हुए गौरी पर कोई आक्रमण नहीं किया गया और बदले में गौरी वापस आया लौटकर और उसने पृथ्वीराज को भीषण तैयारी के साथ हरा दिया। भारत पर हिंदू चुनौती समाप्त हो गई। तो 700 साल तक हम मुस्लिम सत्ता के अधीन रहे। तो ये कुछ थी, व्यूह रचनाएं थी, भौगोलिक भूभाग थे, विभिन्न अनुभव थे, उनके कारण तुर्की आक्रमण भारत पे सफल हो पाया। धन्यवाद।